हे फोक्स, कैसे हो आप सभी लोग। आज का लेक्चर बहुत ही बढ़िया होने वाला है। वी विल डिस्कस द टॉपिक बोर्ड कमिटीज। सर सिर्फ थियरी क्या नहीं, हम थियरी में भी इसको समझेंगे कि बोर्ड कमिटी क्या होता है एंड उसका लॉ भी देखेंगे। एज इन कंपनीज एक्ट की जो कमिटीज हैं उनको समझेंगे, एज वेल एज आपका सेबी LODR रेगुलेशंस 2015 उसका भी देखेंगे। तो विदाउट अ फर्दर डू लेट्स स्टार्ट। ओके, आपको स्क्रीन पे आई थिंक पूरा दिख रहा होगा। बोर्ड कमिटी ये टॉपिक पे हम आज करने वाले हैं। तो व्हाट इज बोर्ड कमिटी यार, अगर बोलते हो आप ये बोर्ड की कमिटीज है, बोर्ड की कमिटीज है, एग्जैक्टली क्या है? तो फोकस ऑन दिस डेफिनेशन। स्मॉल वर्किंग ग्रुप क्रिएटेड बाय बोर्ड कंसिस्टिंग मेनली डायरेक्टर। भैया सुनो, मेनली इसमें डायरेक्टर्स ही होते हैं। ऐसा नहीं कि बोर्ड कमिटी बोल के तुम बाहर से लोग लेके आते हो और उनको बोर्ड कमिटी बनाते हो, नहीं। जो आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उसी में के जो लोग हैं उनको ही मेनली लिया जाता है और इनकी कमिटी एक स्मॉल वर्किंग ग्रुप बनाया जाता है। अब क्यों भाई साहब? टू सपोर्ट बोर्ड वर्क। मान लो आपको कोई काम करना है, आपकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मान लो टोटल 8 है, उसमें से 3 लोग उस काम में माहिर है, बाकी लोग तो उसमें ढ है, कुछ नहीं आता उनको। वो बस हाँ 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 ऐसे करते हैं। तो सोचो कि अगर सिर्फ उन 3 लोगों को वो काम सौंप दिया तो क्या वो उस पर बेहतर चर्चा कर पाएंगे? क्या वो उस पर बेहतर रिकमेंडेशन डिसीजन ले पाएंगे? ज़रूर। तो कमिटीज़ बनाई जाती है, कमिटीज़ पूरे बोर्ड के सामने रिकमेंडेशंस रखती है, देखेंगे पूरा और फिर बोर्ड उसको अप्रूव कर सकता है। तो दैट इज़ वाई बोर्ड कमिटीज़ आर नीडेड। कुछ और रैशनल उसके देखते हैं, को आगे दिख रहा होगा यहाँ पे एक रैशनल बिहाइंड इट। तो फर्स्ट इसका क्या है देखो, इम्प्रूविंग EFF2 का वहाँ पे मैंने अपने हिसाब से शॉर्ट फॉर्म लिखा है, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। तो उसका ये है बोर्ड की इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी बढ़ाना। अब कैसे बढ़ाओगे यार, मुझे एक बात बताओ। मैंने जो पिछला एग्जाम्पल दिया, अगर सभी लोगों को उस टॉपिक पे हमने झगड़ा करने को लगा दिया कि तुम डिसाइड करो मिलके, तो प्रॉब्लम ये होगी 3 लोगों को अच्छी नॉलेज है, बाकियों को पता नहीं है। अब ये 3 लोग ऐसे डिस्कस कर रहे हैं, बाकी ऐसे ऐसे कर रहे हैं, फिर ये 3 लोगों में से किसी को ऐसा बीच में खड़ा होना पड़ेगा, ये सुनो मैं तुमको एक्सप्लेन करेगा, वो एक्सप्लेन करने में घंटा निकल जाएगा। इससे बेहतर है कि इनके हाथ में वो टॉपिक थमा दो, ये इस पर अच्छी चर्चा करके अच्छे से उस पर कुछ डिसाइड करके इनके सामने रख सकते हैं, है कि नहीं? तो वो है क्या दूसरा, माइनर डिटेल्स टू लुक एंड एक्सपर्टीज इन सब्जेक्ट मैटर। यार सुनो यार, छोटी छोटी जो डिटेल्स होती है ना वो भी देखनी पड़ती है। अब ऐसी डिटेल्स पूरा बोर्ड नहीं देख सकता, बोर्ड को संभालनी है कंपनी, बोर्ड को संभालनी कंपनी। फॉर एग्जाम्पल रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का जो बोर्ड है वो हर चीज़ पे ध्यान देगा हर डायरेक्टर, या ओवरऑल कंपनी के मेन मेन कामों पे ध्यान देगा कि कंपनी का जो काम है वो कैसे चल रहा है, कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारी चीज़ें पे फोकस करेंगे, उनका लॉन्ग टर्म विजन देखेंगे या कोई माइनर डिटेल्स देखेंगे। लेकिन क्या माइनर डिटेल्स को हम छोड़ सकते हैं क्या? अरे यार जाने दो, क्या ही होने वाला है, नहीं देखना पड़ेगा। बोर्ड कमिटीज डू दैट फॉर यू। फिर अगला एक्सपर्टीज इन सब्जेक्ट मैटर, उसी के नीचे कि वही बोला उन 3 लोगों के पास एक्सपर्टीज है लेकिन बाकियों के पास नहीं है। अगला ग्राउंड वर्क फॉर बोर्ड। भाई सब सुनो, बोर्ड के लिए सब कुछ तैयार करके रख देते हैं, मतलब पूरा खाना प्लेट में परोस देते, बोर्ड के हाथ में थाली देते, तुम बस खा लो यार, बस तुम खा लो। तो ये ग्राउंड वर्क, ये थाली परोस के देना कौन करके देता है? कमिटीज करके देती है। अगला, इंसुलेटिंग बोर्ड फ्रॉम द अनड्यू इन्फ्लुएंस ऑफ कंट्रोलिंग शेयर होल्डर्स। मैंने वो शॉर्ट शॉर्ट में लिखा है बट आपको मैं बोल रहा हूँ तो समझ ही रहा होगा आई सपोज। और BOD मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैं उसको बोर्ड बोल रहा हूँ। ओके, तो आपके बोर्ड को ये अनड्यू इन्फ्लुएंस ऑफ कंट्रोलिंग शेयर होल्डर से बचाता है। फिर अगला, इन डेप्थ स्क्रूटनी ऑफ प्रपोजल्स। भैया सुनो, एकदम डीप में हर चीज़ में नहीं जा सकता पूरा बोर्ड, तो क्या करेंगे, उसमें से कुछ लोग जो है जो कमिटी में है वो उस पर पूरी बातें करेंगे। ओके, और फाइनली जो ऐसे ही लिख सकते हैं अपन। और हाँ, लॉ ने भी मैंडेट किया, अरे लॉ बोलता है कमिटी बनाओ, तुम नहीं भी बोलोगे तो तुमको बनाना ही पड़ेगा। ओके, अब सुनो, ये छोड़ थियरी वाला पार्ट है, इसको जल्दी से रैप अप करते अपने को कंपनीज एक्ट और LODR अच्छे से समझना है। ओके, 2 टाइप की कमिटी होती है, 2 टाइप की कमिटी होती है। अब कैसे कैसे, पहली तो होती है एक स्टैंडिंग कमिटी। स्टैंडिंग कमिटी एज इन जो कमिटी एक बार बनाई है वो चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी जब तक कंपनी ऑलमोस्ट तब तक कंटिन्यूअस है ये। और दूसरी होती है एड हॉक कमिटी। एड हॉक मतलब होती है टेम्परेरी काइंड ऑफ,
तो अगर मतलब मान लो मैंने किसी स्पेसिफिक काम के लिए कमिटी बनाई थी, वो स्पेसिफिक काम खत्म हो गया, कमिटी खत्म हो गई। स्टैंडिंग कमेटी के एग्जाम्पल है अपने ऑडिट कमेटी, एनआरसी, एसआरसी जो एक्ट में दी गई है वो चलती रहती है। ओके, अब सुनना, ये जो मैंने पहले ही बताया था कि जो कमिटी है, ये जो कमिटी है सजेशन रिकमेंडेशन बोर्ड को देती है। तो बोर्ड क्या करता है, उस पर हैवीली डिपेंड करता है डिसीजन लेने के लिए। ऐसा नहीं होता है कि उनके सजेशन रिकमेंडेशन आए, कागज देखते हैं, अपने जो कॉलेज में असाइनमेंट देते हो आप टीचर्स को, ये देखो सर हमने लिख के लाया, वो वैसे रद्दी में डाल देते, वैसे नहीं करते वो। यहाँ पे बोलेंगे, पढ़ेंगे, अच्छा ये ठीक लग रहा है, ओके, शायद इसी पे डिसीजन लेते या फिर इसमें थोड़े चेंजेस करके डिसीजन करते, ऑलमोस्ट वही रिकमेंडेशन का डिसीजन बना देते हैं। और ये अगला पॉइंट कि आप बोलोगे यार ये बोर्ड से तो थोड़ा अलग काम कर रहे हैं ना, है कि नहीं, बोर्ड कमेटी थोड़ा अलग काम कर रही है बोर्ड से। तो मुझे ये बता, क्या ये बोर्ड के लेवल पे काम करता है या बोर्ड से नीचे काम करता है? तो इट वर्क्स एट बोर्ड का लेवल, जो लेवल पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स काम करते हैं टॉप लेवल पे, उसी लेवल पे कमेटी का काम होता है, ये बोर्ड के नीचे नहीं होती है, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही होते हैं ना भाई सब इसमें। ओके, अब कंपनीज एक्ट वाला पार्ट देखते हैं, जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो आई थॉट कि आपको शायद फुल स्क्रीन पूरी तरीके से नहीं दिख रही होगी, तो आई चेंज द ऐप फॉर यू, थोड़ी अलग जगह पे लेके आया ताकि पूरी तरीके से वो पूरा चार्ट दिखे। तो अगर आपको ये थोड़ा छोटा दिख रहा है, अगर आप फ़ोन में देख रहे हो तो प्लीज़ अपना थोड़ा सा रेजोल्यूशन बढ़ा देना, 480 720 कुछ कर लेना, बिकॉज दिस इज अमेजिंग। ओके, अब ध्यान देना, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट करते हैं अपन, जस्ट सेकेंड। तो हमने कमिटीज अंडर कंपनीज एक्ट निकाली है और यहाँ पे डाली है, कमिटीज अंडर कंपनीज एक्ट निकाली है और यहाँ पे डाली है। ओके, जस्ट अ सेकेंड। ओके, हाँ, तो भाई साहब मुझे एक चीज़ बताना, कंपनीज एक्ट में कितनी कमिटीज है? सर हमें कैसे पता, आप सिखाने वाले। ओके, 4 कमिटीज बोली गई है कंपनीज एक्ट में। एक जो हम अभी जो हमारा चैप्टर चल रहा है मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर्स, वो उसमें 3 कमिटीज है, और एक सेक्शन 135 में वो ऑडिटर जो चैप्टर आते हैं उसके पहले वाला, वहाँ पे क्या, वहाँ पे कौन सी है, ऑडिटर वगैरह के पहले वाला बोला है, अकाउंट्स वाले चैप्टर में, ऑडिटर के चैप्टर में नहीं। तो उसमें CSR कमिटी, अरे हमको CSR करना पड़ता है 135 के हिसाब से, उसके हिसाब से कमिटी है। तो विदाउट अ फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट। सेक्शन 177, कौन सा सेक्शन? सेक्शन 177। इसमें भाई साहब दिया गया है, क्या दिया गया है सर? ऑडिट कमेटी के बारे में। फिर उसके बाद में सेक्शन 178 सबसेक्शन 1 से सबसेक्शन 4 तक दिया गया है NRC। NRC क्या होता है सर? हमें तो नहीं पता, नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी। फिर सेक्शन 178 के सबसेक्शन 5 से 8 तक SRC, स्टेक होल्डर्स रिलेशनशिप कमेटी, स्टेक होल्डर्स रिलेशनशिप कमेटी। और 135 में CSR कमेटी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमेटी। तीनों को कंपनीज एक्ट के हिसाब से देखा जाए तो कुछ कुछ रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट करनी पड़ती तभी बनेंगे। तो अब जल्दी जल्दी कर लेते हैं अपन शुरू, बहुत ही छोटा सा पॉइंट है, क्योंकि याद रखना 2 ही सेक्शन है यहाँ पे, मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर्स वाले चैप्टर में और अकाउंट्स वाले चैप्टर में एक, 2 सेक्शन कौन से? 177 और 178। 177 पूरा का पूरा ऑडिट कमेटी पे सबका दिल चला गया है, लेकिन 178 का 2 जगह पे दिल है, थोड़ा आधा दिल NRC पे, आधा दिल SRC पे, याद रखना, आधा आधा क्यों? 1 से 4, 5 से 8, गॉट इट, सिंपल। अब थ्रेशोल्ड सुनो भाई साहब, कौन सी कंपनीज होंगी जिनको ये कमिटीज बनानी पड़ेगी, क्योंकि लॉ है तो बताएगा कि इनको तो मैंडेटरीली बनाना है। तो सुनना, ऑल लिस्टेड कंपनीज, हर लिस्टेड कंपनी को, एंड उसके आगे सुनो, सारी लिस्टेड कंपनी एंड कोई भी पब्लिक कंपनी, प्राइवेट नहीं मेरे दोस्त, पब्लिक, जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज़्यादा है, जिसकी बोरोविंग्स 50 करोड़ से ज़्यादा है, और जिसका टर्नओवर 100 करोड़ से ज़्यादा है। जो सेम लिमिट है मेरे दोस्त, सेम लिमिट कहाँ पे अप्लाई होती है? NRC को होती है। ओके, सेम, अगर आप 177 यहाँ पे कर लो, यहाँ पे हो जाएगा। और एक मैं चीज़ खास बोलूँ, जो आप लिमिट पढ़ रहे हो ना, आप एक्ट में भी जाके ढूंढो तो रूल कहाँ पे लेके जाता है, जो हमने अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर में हमने रूल एक पढ़ा था, कौन सा वाला? आई थिंक वो रूल 4 वाला था, लेकिन बाद में कंफर्म कर लेना। अपना जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, कंपनी कौन सी कंपनी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनते हैं? सेम लिमिट है 10, 50, 100, पेड अप शेयर कैपिटल 10, बोरोइंग 50 और टर्नओवर 100, ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को, तो याद 3 हो जाएंगे, एक बार ये लिमिट याद कर लो, ऑडिट कमेटी, NRC, इंडिपेंडेंट। ओके, SRC किसको करनी है? कंपनी हैविंग
1000 प्लस शेयर होल्डर, मतलब कम से कम 1000 सिक्योरिटी होल्डर्स, आई एम सॉरी, सिक्योरिटी होल्डर्स में कौन कौन आता है? शेयर होल्डर, डिबेंचर होल्डर और ऐसे कोई भी सिक्योरिटी होल्ड करने वाले लोग, बॉन्ड होल्डर वगैरह सब आ जाते हैं एनी टाइम ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर। सुनो सुनो सुनो, हमारे ना 1000 शेयर होल्डर्स एक बार हुए थे, बाद में फिर से हमारे 900 हो गए, तो चलता है क्या? मतलब नहीं अपॉइंट किया उन्होंने, बोला एक भी बार अगर आपका 1000 क्रॉस हो गया एक फाइनेंशियल ईयर में, आपको एसआरसी बनाना ही पड़ेगा। एसआरसी वगैरह का काम क्या होता है देखेंगे देखेंगे। ऑडिट कमेटी का काम बहुत बड़ा होता है, बहुत वाइड स्कोप होता है इसके काम का। एनआरसी का इसका नाम जैसे नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमेटी, बोर्ड को बताएगा भाई इसको अपॉइंट करो बोर्ड पे, सीनियर मैनेजमेंट पे अच्छा रहेगा। ए सुनो, हम ये बोलते हैं कि इतना इतना रेम्युनरेशन दो, ऐसे वगैरह, ये छोटी मोटी चीज़ें उसमें आती है। एसआरसी का काम है भाई साहब स्टेक होल्डर्स के साथ पे रिलेशनशिप्स को संभालना। ओके, सीएसआर कमेटी तो बहुत ईजी है। सेकेंड, तो सीएसआर का बहुत सिंपल है, हर कंपनी जिसका पिछले साल लास्ट ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में नेट प्रॉफिट, एनपीए नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ज़्यादा था, या फिर नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज़्यादा था, या फिर टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज़्यादा था, उसने क्या करना है? सीएसआर कमेटी बनानी। अब सबका कंपोजिशन वगैरह बहुत अच्छे से देखेंगे, कंपेयर अच्छे से करके। एक बात छोटी सी मैंने वहाँ पे लिख दी है, बस एक्स्ट्रा डिटेल में जाने नहीं वाले हम सीएसआर कमेटी में, क्योंकि उसमें बहुत सारे प्रोविजंस है, लेकिन जो हमको इस कंपैरिजन के लिए चाहिए एटलीस्ट वो सब है। तो एक तो वही है कि अगर ऐसा है तो आपको कितना सीएसआर करना है? 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स, बहुत सिंपल। ओके, अब देखना कंपोजिशन मतलब कौन कौन लोग हैं, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें कंपोजिशन में हमने डाल दी है। सुनो, ऑडिट कमेटी में कम से कम मेंबर्स कितने चाहिए? 3। एनआरसी में 3। लेकिन सुनो सुनो, एनआरसी एक और चीज़ बहुत प्यारी बोलता है कि जितने भी डायरेक्टर आप डालोगे यहाँ पे, 3 या उससे ज़्यादा, कम से कम 3 डालने हैं, उससे ज़्यादा भी कर सकते हो, लेकिन सब के सब नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होने चाहिए, सबके सब नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होने चाहिए। एसआरसी तो उससे भी प्यारा बात भाई साहब, एसआरसी की बहुत ही ज़्यादा प्यारी बात है, बोलता है एज द बोर्ड में डीम फिट, जैसा बोर्ड को सही लगे वैसा। मतलब चाहे बोर्ड को लगा कि उसमें सिर्फ 2 मेंबर चाहिए तो 2 अपॉइंट कर सकता है, बोर्ड को लगा इसमें 30 मेंबर चाहिए, 30 तो बहुत ज़्यादा हो गए, 10 मेंबर चाहिए, 10 कर सकता है। और हमारा सेक्शन 135 क्या बोल रहा है? सीएसआर कमेटी में कम से कम 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए। ओके, तो सुनो, यहाँ पे मेंबर्स, यहाँ पे ऑडिट कमेटी में 3 जो है वो डायरेक्टर है, एनआरसी में 3 जो है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, एसआरसी में जो होंगे वो डायरेक्टर ही होंगे। ओके, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कितने होने चाहिए? लॉ बोल रहा है, सुनो, जो 3 डायरेक्टर कम से कम रख रहे हो, लेकिन सुनना, जितने डायरेक्टर रखना है रखो, लेकिन 50% से ज़्यादा, 50% से ज़्यादा जो भी डायरेक्टर अपॉइंट करने वाले ना वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए। 50% से ज़्यादा जो भी अपॉइंट करोगे इंडिपेंडेंट होने चाहिए। सेम गोज फॉर एनआरसी, बट एसआरसी में तो भाई साहब उन्होंने कुछ बोला नहीं, लॉ साइलेंट है। और सीएसआर कमेटी में बोलते हैं एक इंडिपेंडेंट है, चल जाएगा। ओके, चेयरपर्सन से रिलेटेड कोई बात है क्या? इन्होंने कुछ बोला है क्या? सुनो 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 सुनो, ये बात अच्छी है, ध्यान देना। ऑडिट कमेटी का चेयरपर्सन कैसा होना चाहिए? इंडिपेंडेंट, ये क्या कुछ ऐसा बोला है कि उन्होंने नॉन एग्जीक्यूटिव? नहीं, लॉ यहाँ पे शांत है। कौन सा? कंपनीज एक्ट 2013 कुछ नहीं बोलता। अब एनआरसी की तरफ बढ़ते, एनआरसी के लिए कुछ बोला है क्या कंपनी लॉ? नहीं भाई साहब, उधर भी नहीं। ओहो, एसआरसी के केस में कुछ तो भी बोला गया है, अगर आप बैरक पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। बेयर एक्ट कहाँ से डाउनलोड करना होता है? कंपनीज एक्ट को एमसीए से, और जो हमारा एलओडीआर है उसको कहाँ से करना होगा? सेबी की वेबसाइट से। ओके, सिंपल। तो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होना चाहिए हमारे एसआरसी का चेयरपर्सन। और सीएसआर कमेटी, उन्होंने भी कुछ बोला नहीं उसके बारे में। एक्स्ट्रा पॉइंट भाई साहब, कुछ उनके जो कंपोजिशन में जो लोग होंगे उससे रिलेटेड एक एक्स्ट्रा पॉइंट, जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो एक्स्ट्रा पॉइंट ये है कि भाई साहब सुनो, ऑडिट कमेटी के जो मेजॉरिटी मेंबर्स होंगे, मेजॉरिटी डायरेक्टर्स होंगे, इंक्लूडिंग चेयरपर्सन, वो क्या होने चाहिए? फाइनेंशियली लिटरेट होने चाहिए। मतलब उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह पढ़ते आना चाहिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं? जो कंपनी की बैलेंस शीट, पी&एल, कैश फ्लो वगैरह जो होते हैं ना, कैश फ्लो स्टेटमेंट वगैरह। भाई आप ऑडिट कमेटी के मेंबर हो और आपको कंपनी की बैलेंस शीट पढ़ते नहीं आती, क्या काम के हो फिर? ऐसा बोल रहे, मतलब मेजॉरिटी तो पढ़ते आनी चाहिए ना ऑडिट कमेटी में, तो फाइनेंशियली लिटरेट होने चाहिए। एनआरसी में सुनना भाई साहब, एनआरसी वैसे तो बोलता है कि चेयरपर्सन नॉन एग्जीक्यूटिव होना चाहिए। एनआरसी वैसे तो बोलता है कि चेयरपर्सन, आई एम सॉरी, चेयरपर्सन बोल रहा हूँ, सारे मेंबर्स नॉन एग्जीक्यूटिव होने चाहिए। लेकिन लेकिन लेकिन
जो बोर्ड का चेयरपर्सन या फिर जो कंपनी का चेयरपर्सन है, जो बोर्ड का चेयरपर्सन है, जो कंपनी का चेयरपर्सन है, वो भले ही एग्जीक्यूटिव हो या फिर नॉन एग्जीक्यूटिव, कुछ भी चलता है, वो एज एन एग्जीक्यूटिव, नॉन एग्जीक्यूटिव, वॉट एवर द केस में भी हमारी एनआरसी का मेंबर बन सकता है, लेकिन मेंबर बन सकता है, चेयरपर्सन नहीं। चेयरपर्सन क्या करता है भाई साहब, उस कमिटी को हेड करता है, मतलब कमिटी को जो चलाने का काम है, जो ऑफकोर्स बंदा रहता है सबसे टॉप पे, वो होता है चेयरपर्सन यहाँ पे कमिटी का। यहाँ पे कुछ ऐसा बोला नहीं, और यहाँ पे सीएसआर कमिटी के केस में कुछ चीजें एक्सेप्शंस दी, सुनो। वैसे तो 3 चाहिए, वैसे तो कितने चाहिए हमें मेंबर्स, 3 चाहिए। इफ अ कंपनी इज अ फॉरेन कंपनी, अगर कोई कंपनी फॉरेन कंपनी है एज पर कंपनीज एक्ट की डेफिनेशन, या फिर और हैज नो आईडी, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है, या फिर वो प्राइवेट कंपनी जिसकी सिर्फ 2 ही डायरेक्टर है। भाई साहब क्या कर रहे हो आप, पहली बात ये बोल रहे हैं कोई ये फॉरेन कंपनी है, या फिर ऐसी कंपनी जिसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो इस लिमिट में नहीं पड़ती है, या फिर जिसकी सिर्फ 2 ही डायरेक्टर है, तो भाई साहब कंपोजिशन 2, 3 करने की जरूरत नहीं, 2 में हम खुश हैं। ओके ओके एंड अब आगे बढ़ते हैं मीटिंग की तरफ और कोरम की तरफ। भाई साहब सुनो, अब मैंने ये पॉइंट यहाँ पे लिखा क्योंकि एलओडीआर में स्पेसिफिकली उन्होंने बहुत बता दिया है कि भाई साहब मीटिंग कितनी लेनी, कोरम क्या, कंपनीज एक्ट में नहीं बताया। तो कंपनीज एक्ट में कहाँ पे देखना है, एसएस के हिसाब से। एसएस में क्या लिखा है, एज बोर्ड में डिसाइड, जब बोर्ड डिसाइड करेगा वैसा। तो ये पॉइंट भले ही आपने याद नहीं रखा तो चलता है, ऊपर वाले कर दें, ये तो बस इंफॉर्मेशन पर्पज के लिए था। अब सुनो, यहाँ पे एक पॉइंट है कि क्या चेयरपर्सन को एजीएम में प्रेजेंट होना चाहिए। देखो एक्ट में जो दिया है उसी के हिसाब से पॉइंटर्स बना के आपको प्रेजेंट किए। तो क्या एक्ट में लिखा है चेयरपर्सन शैल बी प्रेजेंट एट जनरल मीटिंग। ऑडिट कमेटी के केस में तो एक्ट चुप चुप बैठा है, ये डैश का मतलब है एक्ट साइलेंट है, एक्ट में कुछ नहीं लिखा उसके बारे में, सीएसआर के बारे में नहीं, लेकिन एनआरसी और एसआरसी में कुछ लिखा है कि चेयरपर्सन है भाई साहब, मीटिंग जो एजीएम है हमारी वो अटेंड करनी ही है, और शायद मान लो अगर वो नहीं कर पाता है, कोई प्रॉब्लम है, तो सुनना, उसको बोला है कि आपने ऑथराइज करना है किसी पर्सन को, आपने ऑथराइज करना है किसी पर्सन को आपके बिहाफ पे कि भाई साहब तू जा मेरी जगह पे एजीएम अटेंड कर, और जो भी होगा मुझे बाद में बता देना। ओके, बोर्ड रिपोर्ट में डिस्क्लोजर्स भाई साहब, कमिटी से रिलेटेड डिस्क्लोजर, एक बोर्ड रिपोर्ट बोर्ड को बनानी पड़ती है ना भाई साहब। तो अब एक बात सुनना कि बोर्ड रिपोर्ट में कमिटी से रिलेटेड कुछ डिस्क्लोजर देने हैं क्या, एक्ट बोल रहा है क्या कुछ, हाँ जरूर बोल रहा है। क्या क्या सुनो, पहली बात कंपोजिशन, जो ऊपर हमने पढ़ा ना कि कौन कौन है, कंपोजिशन में ऐसा लिखना है क्या, हमारी ऑडिट कमेटी में 3 लोग हैं, 3 लोगों में से एक इंडिपेंडेंट है। भाई साहब नाम के साथ बनाओ, हमारी कंपनी में ये 3 लोग हैं, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी। मिस्टर सी इंडिपेंडेंट है और मिस्टर बी भी इंडिपेंडेंट है, मिस्टर ए एग्जीक्यूटिव है, मिस्टर बी हमारी कंपनी का चेयरपर्सन है। इस तरीके की इन्फॉर्मेशन आपने बोर्ड रिपोर्ट में बतानी है। और रिकमेंडेशन रिफ्यूज बाय बोर्ड, भाई साहब सुनो क्या हुआ, ऑडिट कमेटी है, ए बोर्ड सुनना, ऑडिट कमेटी ने बोर्ड को बोला, बोर्ड बोला बोलना, ऑडिट कमेटी बोली ये ले मैं देखो एक रिकमेंडेशन दे रही हूँ, ये उसको अपना ले। बोर्ड बोल रहा नो मेरी मर्जी। तो बोर्ड को ये बताना पड़ेगा भाई साहब कि क्यों, मैंने वहां पे एक वर्ड नहीं लिखा है कि रीजन के साथ बताना है, ये बताना है कि ये रिकमेंडेशन ऑडिट कमेटी ने दिया था और बोर्ड ने उसको रिफ्यूज किया है, और उसके साथ में ये भी बताना है कि क्यों रिफ्यूज किया है। ओके, अब रेम्यूनरेशन पॉलिसी बताएगी एनआरसी, एनआरसी को क्या बताना है, रेम्यूनरेशन पॉलिसी। रेम्यूनरेशन क्या मतलब कि रेम्यूनरेशन किस प्रकार से देना चाहिए। भाई साहब ऐसा है क्या किसी डायरेक्टर को काम भी नहीं करता अच्छे से और उसको जितना पैसा चाहिए वो देते रहो देते रहो, ऐसा नहीं। परफॉर्मेंस बेस्ड भी कुछ इंसेंटिव्स होने चाहिए एक फिक्स सैलरी के साथ में, कि भाई साहब अगर आप अच्छा काम करोगे आपकी सैलरी बढ़ जाएगी, कुछ एट्रीब्यूट्स वगैरह फिक्स करके देना वगैरह, वो सारी चीज़ें की रेम्यूनरेशन पॉलिसी। आपको जो हम ये दे रहे उसके रिलेटेड की पॉलिसी। चेंजेस देर इन, मान लो रेम्यूनरेशन पॉलिसी में कुछ चेंज किए वो भी बताओ, वेब एड्रेस भी देना उसका। ओके, यहाँ पे एक्ट साइलेंट है एसआरसी के केस में। और सुनो सीएसआर के केस में, अगर आपकी सीएसआर रिक्वायरमेंट थी 3 करोड़ रुपए, 3 करोड़ आपको सीएसआर करना था, 2% आ रहा था, आपने 2 ही करोड़ किया, तो मुझे नहीं, आपको बोर्ड रिपोर्ट में बताना पड़ेगा जनता को कि भाई साहब ये फेलियर टू स्पेंड सीएसआर कैसे हुआ, ये बताओ हुआ और कैसे हुआ। और मान लो मैंने 4 करोड़ स्पेंड कर दिए, 3 करोड़ करने थे, बताने की जरूरत है नहीं नहीं नहीं, अच्छे काम मत बताओ बुरे काम बताओ, मजाक कर रहा हूँ। ओके, एनुअल रिटर्न ऑन सीएसआर, पैसा भाई साहब सुनो, जो सीएसआर कर रहे हो उस पर फुल डिटेल में वो भी डाल दो उधर। ओके,
और CSR पॉलिसी, भाई साहब CSR पॉलिसी आपने जो बनाई है, कैसे दे रहे हो, क्या दे रहे हो, किसको दे रहे हो वगैरह, जो भी चीज़ें है वो सारी। ओके, अब एक आती है टर्म्स ऑफ रेफरेंस। अब टर्म्स ऑफ रेफरेंस नीचे भी वो देखते हैं, एक बार देखते हो कहाँ कहाँ पे टर्म्स ऑफ रेफरेंस सेक्शन, जस्ट सेकेंड। तो सेक्शन 177 के सबसेक्शन 4 में 177 के 4 में ऑडिट कमेटी, 178 के 2, 3, 4 में अपनी एनआरसी, और 178(6) में अपना जो एसआरसी उसके बारे में। और हमारी सीएसआर कमेटी का कहाँ पे होगा? सेक्शन 178 में। नहीं नहीं नहीं, अरे वो 135 में उसके प्रोविजंस है, तो उसका टर्म्स ऑफ रेफरेंस भी कहाँ पे होगा? 135 के 3 में। ओके, तो अब थोड़ी यहाँ पे आके थोड़ी डिटेल्स देख लेते हैं, इसको जूम करके देखते हैं। ओके, जनरल कंटेंट फॉर टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऑफ अ कमिटी। भाई साहब जनरल कंटेंट, ये एक्ट वाला नहीं है, ये जनरल है। ओके, कि एक हमने नॉर्मल कमिटी बना दी मान लो, तो उसमें क्या क्या डालेंगे। तो सबसे पहले देखना कंपनी का ऑब्जेक्टिव एक होता है। ऑब्जेक्टिव यानी जो अपनी कमिटी है वो क्यों बनी है। फिर कंपोजिशन, उसकी मीटिंग्स कितनी लेनी है साल में, कोरम क्या होगा उसका, फिर सेक्रेटरी कौन होगा, जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है इसकी, कोई स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी वो क्या है, एजीएम रिलेटेड प्रोविजंस, अथॉरिटी, उसकी अथॉरिटी क्या है, उसके पास पावर क्या है कमेटी के पास में, रिपोर्टिंग किसको करेगी कमेटी, वो किस चीज़ का इवैल्यूएशन करेगी, कमेटी का खुद का भी तो रिव्यू होना चाहिए, वो कैसे करेगा। तो सिंपल देखा जाए तो टर्म्स ऑफ रेफरेंस एक बस डॉक्यूमेंट होता है जो कमिटी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें बताता है। ओके, अभी अपन एक्ट में भी जाके देखते हैं, इट वुड नॉट बी सो गुड कि अगर वो छोड़ ही दे 177 4 से आगे जाते हैं। आई थिंक आपको ये क्लियरली दिख रहा होगा, डायरेक्टली पैर एक्ट में ही आ चुके हैं। तो सबसे पहले एवरी ऑडिट कमिटी शैल एक्ट इन अकॉर्डेंस विद टर्म्स ऑफ रेफरेंस स्पेसिफाइड बाय राइटिंग इन बोर्ड इंटर एलिया। मतलब ऑडिट कमेटी ने काम कैसे करना है भाई साहब, उनके टर्म्स ऑफ रेफरेंस के हिसाब से। अब टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो होगा स्पेसिफाइड किसने किया होगा? बोर्ड ने। लेकिन सुनो, टर्म्स ऑफ रेफरेंस में ये जो नीचे दी गई चीज़ें वो तो आनी ही चाहिए, इसके अलावा भी दे सकते हो लेकिन ये तो आनी ही चाहिए। रिकमेंडेशन देना किस चीज़ के लिए, मतलब ऑडिट कमेटी का काम क्या होगा? रिकमेंडेशन करना। अपॉइंटमेंट, रेम्युनरेशन एंड टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर ऑफ कंपनी, रिव्यू एंड मॉनिटर ऑडिटर का इंडिपेंडेंस, उसका परफॉर्मेंस और ऑडिट प्रोसेस की इफेक्टिवनेस। तो एक बात छोटी सी मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख के रखी थी, वो देख लेना कि ये जो वर्ड है अपॉइंटमेंट एंड टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट, ये गवर्नमेंट कंपनी के लिए वहाँ पे हटा दिया जाएगा। क्यों भाई साहब? ऑडिट कमेटी क्यों अपॉइंटमेंट एंड टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर रिकमेंड नहीं करेगी? क्योंकि भाई साहब गवर्नमेंट कंपनी के केस में सीएजी ये सारे काम करता है, तो इसलिए ऑडिट कमेटी के हाथ से वो हटा दिया है। ओके, फिर अगला, द एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिटर रिपोर्ट, अप्रूवल एंड सब्सिक्वेंट मॉडिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ कंपनी विद रिलेटेड पार्टी, एंड बहुत सारी चीज़ें इसकी जो है, आप एक बार इसको पूरा गो थ्रू कर लेना, पढ़ के समझ जाएगा, छोटी सी चीज़ है सेम। अब देखते हैं हम एक बार, देखो टर्म्स ऑफ रेफरेंस को हम एज अ फंक्शन या रोल भी कंसिडर कर सकते हैं। तो एनआरसी का देखते हैं। देखो एनआरसी क्या करेगा? आइडेंटिफाई करेगा पर्सन जो क्वालिफाइड टू बिकम डायरेक्टर वगैरह है, फिर उनको या फिर सीनियर मैनेजमेंट में आ सकते हैं, फिर बोर्ड को बोलेगा, रिकमेंड करेगा कि इस बंदे को हटाओ या फिर इस बंदे को कंपनी में अपॉइंट करो। फिर बहुत सारी चीज़ें उसके रिलेटेड में बताएगा। ये पढ़ने जैसी बहुत चीज़ें नहीं है, आपको बहुत ही ऐसे जो कंपैरिजन वाली चीज़ें वो बतानी है। ये बस मैं आपको एक बार स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ ताकि आप खुद पॉज करके पढ़ सको। ओके, एनआरसी क्या करेगा? फिर फॉर्मुलेट करेगा क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइन क्वालिफिकेशन, पॉजिटिव एट्रीब्यूट, इंडिपेंडेंस ऑफ अ डायरेक्टर, एंड रिकमेंड करेगा बोर्ड को एक पॉलिसी अबाउट देयर रेम्यूनरेशन। ओके भाई साहब, उनका रेम्यूनरेशन बढ़ाना है घटाना है किस चीज़ के ऊपर डिसाइड करोगे? ये क्राइटेरिया कौन बताएगा? एनआरसी। फिर एनआरसी क्या करेगा? शैल वाइल फॉर्मुलेटिंग द पॉलिसी इंश्योर करेगा, भैया पॉलिसी तो बना रहे हो बट आप जब पॉलिसी बनाओगे तो क्या ध्यान में रखना है? लेवल एंड कंपोजिशन ऑफ रेम्यूनरेशन जो है रीजनेबल है और सफिशिएंट है। भाई साहब अगर आपको किसी डायरेक्टर को कंपनी में सही से रखना है कि ऐसा इतना पेमेंट दो कि वो ऐसा भी ना लगे कि उसके काम से बहुत ज़्यादा है, बट इतना कम भी मत दो कि मतलब उसके काम से मैच ना करे, तो ऐसा भी दो कि यार ये काम में वो टिका रहे, और उसका रेम्यूनरेशन देख के बाकी डायरेक्टर भी बोले यार इस कंपनी में आना है। लाइक काइंड ऑफ अट्रैक्ट करना, नए टैलेंट्स को रिटेन करना, जो अभी के जो है लोगों उनको रिटेन करके रखना और मोटिवेट करना। भाई साहब पैसा जब हाथ में आता है तो उनको लगता है कर रहे अपन सही से काम। ओके, डायरेक्टर्स क्वालिटी रिक्वायर्ड टू रन द कंपनी। भाई साहब आप
जो कंपनी में डायरेक्टर्स रखते हो, अगर वो क्वालिटी का काम करेगी तब भी हम कंपनी को रन कर सकते हैं, अदरवाइज तो नहीं ना। फिर रिलेशनशिप ऑफ रेम्यूनरेशन टू द परफॉर्मेंस इज क्लियर एंड मीट्स अप्रोप्रिएट परफॉर्मेंस बेंचमार्क। वैसा आपका जो रेम्यूनरेशन है उसको रिलेट कर पाना है, मतलब रिलेशन रखना चाहिए। आपका रेम्यूनरेशन आपके परफॉर्मेंस के हिसाब से भी होना चाहिए। मतलब अगर कोई बंदा बहुत ही भंगार काम करता है, उसको बहुत अच्छे पैसे दे रहे हो, और कोई बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है लेकिन उसको भी सेम पैसे दे रहे हो, लग रहा है कुछ गड़बड़ है, वो एनआरसी ध्यान में रखेगा कि ना हो। रेम्यूनरेशन टू डायरेक्टर वगैरह, इनका जो है बैलेंस है भाई साहब, फिक्स और इंसेंटिव है। फिक्स पे यानी सैलरी, इंसेंटिव पे मतलब आप अच्छा काम करोगे ज़्यादा पैसे मिल सकते हैं, काइंड ऑफ लाइक शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए कंपनी के। अब बाकी का आप पढ़ लो, ये देखो। ओके, और हमारा जो है 178.6 था, राइट। ओके भाई साहब, बहुत ही छोटा सा एसआरसी का काम क्या है, कंसिडर एंड रिजॉल्व ग्रीवेंस ऑफ सिक्योरिटी होल्डर्स। बस उनको कोई तकलीफ है क्या, अरे मानी चाहिए क्या, वो वाली नहीं। आपको सिक्योरिटी होल्डर की कैपेसिटी में कोई तकलीफ है क्या, वो बताओ। ओके है, तो फिर हम क्यों है आप पे, अरे आपकी मदद करने के लिए। अब आते हैं हम आगे। अब एक अलग सा पॉइंट, उससे पहले छोटी सी एक चीज़ है और देख लेते हैं। पेनल्टी भाई साहब, अगर आपने 177 और 178 के प्रोविजन को कंप्लाई किया तो ये तीन जो पेनल्टी है ना, तीनों 178 में दी गई है। 178 के आखिर में ये पेनल्टीज दी गई है। एक ही चीज, 5 लाख कंपनी को या ऑफिसर इन डिफॉल्ट को 1 लाख अगर आपने कॉन्ट्रावेंट किया, और 135(7) में CSR से रिलेटेड कॉन्ट्रावेंशन किया तो उसकी वो वहाँ पे पढ़ लेना, बहुत ही छोटी मोटी पेनल्टी थोड़ी नहीं देखनी हमें। अब नोटिफिकेशन पे ध्यान देना। सेक्शन 177 में हमने अभी पढ़ा था ना कि मेजॉरिटी डायरेक्टर्स जो होंगे, हम जो ऑडिट कमेटी में डालेंगे, वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए। कौन सा वाला पॉइंट बोल रहे हो सर, दिखाओ हमको पहले, ये वाला पॉइंट। ओके, ये वाला पॉइंट। और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मैंने एक ग्रीन स्टार किया, यहाँ पे एक ग्रीन स्टार किया और यहाँ पे एक ग्रीन स्टार किया। देयर इज अ पर्पस बिहाइंड दैट। क्या सर, नीचे जो नोटिफिकेशन है वो उसके बारे में, मेजॉरिटी डायरेक्टर्स का प्रोविजन और पूरा का पूरा सेक्शन 170, पूरा सेक्शन 170 मतलब एनआरसी और एसआरसी दोनों के दोनों, हाँ सर दोनों के दोनों एप्लीकेबल नहीं है सेक्शन 8 कंपनी को। मतलब सुनो, सेक्शन 8 कंपनी को ऑडिट कमेटी अब बनानी है एनआरसी एसआरसी नहीं बनानी। ऑडिट कमेटी बनाओगे, 3 डायरेक्टर कम से कम चाहिए, हाँ। क्या उसमें मेजॉरिटी इंडिपेंडेंट चाहिए क्या, आईडी नहीं, ये नहीं चाहिए। ओके बस सिंपल, खत्म। अब मैंने टर्म्स ऑफ रेफरेंस भी बता दिया, ये भी बता दिया है आपको। बस मैं एक बार स्क्रीन पूरी तरीके से दिखा देता हूँ, ये वाली, जस्ट सेकेंड। ओके हाँ, मैं आपको थोड़ा टाइम देता हूँ, आप इसको पूरा अच्छे से देख लेना, वीडियो को पॉज करके। I'll be just back. ओके, आपने आई थिंक वो वीडियो थोड़ा पॉज करके पढ़ ही लिया होगा, हमारा कंपनीज एक्ट वाला पूरा। क्यों पढ़ना था, क्योंकि अभी मैंने एक बार बता दिया, आपने एक बार पढ़ लिया, दिमाग में बैठ गया। बोलो मेरे साथ, सेक्शन 135 CSR कमेटी का होगा, 177 ऑडिट कमेटी का, आधा 178 पहले एनआरसी के खाते में जाएगा और आधा बचा हुआ 178 एसआरसी के खाते में जाएगा। ग्रेट, सिंपल, उतना ही याद रखो और उसके बाद में उसके अंदर का कंटेंट खत्म। और जो एक्ट में जो चीज़ें दी गई थी उसको एक बार रीड जरूर कर लेना। मैंने वीडियो के बीच में थोड़ी देर दिखाया था, पॉज करके बस एक बार गो थ्रू कर लोगे, समझ जाएगा, ज़्यादा कुछ उसमें खास नहीं है। ओके, अब आते हैं एलओडीआर की तरफ में। एलओडीआर में बैक टू बैक ये भी आता है। इसमें एक ऐसी कमेटी है जो कंपनीज एक्ट में नहीं थी, और कंपनीज एक्ट की जो एक कमेटी है यहाँ पे नहीं है। सीएसआर सिर्फ कंपनीज एक्ट में बोला, इन्होंने कुछ बोला ही नहीं कि सीएसआर के बारे में करो, इन्होंने बस यहाँ पे सीएसआर की जगह आरएमसी डाली है। आरएमसी क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी। तो बोले मेरे साथ, रेगुलेशन 18 ऑडिट कमेटी, रेगुलेशन 19 एनआरसी, रेगुलेशन 20 एसआरसी, रेगुलेशन 21 आरएमसी। सिंपल इनफ। ओके, इनका तो भाई साहब मैं क्या बोलूं, इतना ही सिंपल कर दिया है ना इन्होंने। हर लिस्टेड कंपनी को ऑडिट कमेटी करनी, हर लिस्टेड एंटिटी को क्या करना है, यहाँ पे लिस्टेड एलओडीआर में लिस्टेड एंटिटी बोलते हैं, लिस्टेड कंपनी की जगह तो एनआरसी करनी है। एवरी लिस्टेड एंटिटी को एसआरसी बनानी। बट रुको, थोड़ा इतना भी फ्लो में नहीं जाना है कि डायरेक्टली हर लिस्टेड एंटिटी को आरएमसी नहीं।
टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज को आरएमसी रिस्क मैनेजमेंट कमिटी बनानी है, रिस्क मैनेजमेंट कमिटी टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटी को। और एक प्रोविजन है हाई वैल्यू डेट लिस्टेड एंटिटीज करके एक होता है, उनको भी करना होता है। उसका एक क्राइटेरिया होता है कि अगर किसी कंपनी ने नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज इशू किए हैं जिसके 500 करोड़ कुछ तो भी आउटस्टैंडिंग है, तो उनको भी रहता है, बट ज़्यादातर ये टॉप 1000 पे ही ध्यान दिया जाता है। ओके, बट मेरा काम था, मेरे को बताना था, मैंने बता दिया आप लोगों को। जस्ट लेट मी ज़ूम इट फॉर यू, सही से ध्यान देना। हमने थ्रेशोल्ड पढ़ लिया, अब कंपोजिशन देखते भाई साहब। मेंबर कितने होने चाहिए? 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए। अब मैंने यहाँ पे सही से तो ऊपर भी नहीं लिखा था, आप बस लिख लेना यहाँ पे 3 डायरेक्टर्स, यहाँ पे भी 3 डायरेक्टर्स, बस एक इतना वर्ड लिख लेना, बाकी सब कुछ सही है। ओके, मेंबर्स 3 डायरेक्टर होने चाहिए। यहाँ पे अब समझ लेना फ्लो क्या है। ऑडिट कमिटी, एनआरसी, एसआरसी, आरएमसी, 3 डायरेक्टर्स। यहाँ पे भी 3 डायरेक्टर, लेकिन सबके सब नेड, कंपनीज एक्ट जैसा। यहाँ पे 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए। कंपनीज एक्ट में क्या बोला था? बोर्ड बोलेगा उसकी वैसा, उसको यहाँ पे वैसा नहीं बोल रहे, यहाँ पे बोल रहे ईमानदारी से देख लो। और यहाँ पे 3 मेंबर्स होने चाहिए भाई साहब, मेंबर्स। ओके, जस्ट सुनना, मेंबर्स का यहाँ पे मतलब है कि आपको डायरेक्टर ही अपॉइंट करना है, ऐसा कुछ नहीं है। सुनो, मेजॉरिटी जो है ना वो डायरेक्टर्स होने चाहिए, और बचे हुए जो लोग हैं, रेस्ट ऑफ द पीपल है, मान लो हमारी जो आरएमसी है उसमें 7 लोग हैं, उसमें 7 लोग हैं टोटल, तो 7 में से 4 क्या होनी चाहिए? 7 में से 4 होने चाहिए हमारे डायरेक्टर्स, 3 सीनियर एग्जीक्यूटिव हो सकते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय सीनियर एग्जीक्यूटिव? पीपल लाइक सीईओ, सीएफओ वगैरह जो होते हैं उनको हम सीनियर एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। किसको बोलते हैं? सीईओ या सीएफओ को हम सीनियर एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। ओके, तो आगे ध्यान देना, 1 मिनट आपने। अब आईडी ऑफ कोर्स आपको पता ही होगा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। किसको अपॉइंट करना है? सुनो, 2/3 सॉरी कितने होने चाहिए उसमें, किसको अपॉइंट नहीं कहा जा रहे हैं हम, वो तो हो चुका है कब का। मेंबर्स 3 होने चाहिए, डायरेक्टर्स उसमें के 2/3 क्या होने चाहिए? इंडिपेंडेंट। बट अगर आपकी कंपनी ने एसआर इक्विटी शेयर्स इशू किए, तो सारे के सारे मेंबर्स जितने भी हो गए आपके ऑडिट कमेटी के, वो सब के सब क्या होने चाहिए? वो सब के सब इंडिपेंडेंट होने चाहिए। एक रिसेंट अमेंडमेंट के हिसाब से जो एनआरसी के मेंबर्स होंगे सारे, उसमें के 2/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए। अब पहले क्या हुआ था, पहले 50% था और एसआर के बाद 2/3 था, उन्होंने एसआर के बाद 2/3 हटा दिया, सिर्फ 2/3 इंडिपेंडेंट ऐसे रखा है, तो एसआर का प्रोविजन इसको है ही नहीं। आप बैरक में चेक ही कर सकते हो। 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर किसके केस में? 3 में से 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए, उसमें से 1 इंडिपेंडेंट एसआरसी की केस में। लेकिन अगर एसआर क्या होता है? सुपीरियर राइट्स वाले इक्विटी शेयर अगर है तो 2/3 आपके क्या होने चाहिए? 2/3 आपके इंडिपेंडेंट होने चाहिए। और हमारी आरएमसी के केस में अगर एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर करना है आपको 3 में से, और एसआर है तो 2/3 आपके इंडिपेंडेंट। सुनो बहुत ही सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। देखो, ऑडिट कमेटी और एनआरसी के केस में 2/3 का खेल है, बट सिर्फ ऑडिट कंपनी के केस में एसआर की बातें चलती ऑल वाली। अब दूसरे केस में आते हैं तो देखेंगे हम एसआरसी और आरएमसी, वहाँ पे भी एक इंडिपेंडेंट करना है, और एसआर अगर है तो 2/3 करना है। बस दोनों में सब में कॉमन क्या, आप पे 3 लोग होने चाहिए। ऑडिट कमिटी डायरेक्टर्स में की बात करता है, एनआरसी डायरेक्टर लेकिन नॉन एग्जीक्यूटिव, एसआरसी डायरेक्टर्स और आरएमसी मेंबर्स। बहुत सिंपल। ओके, चेयरपर्सन भाई साहब, चेयर का मतलब होता है चेयरपर्सन, आप फुल भी लग सकते हो वहाँ पे। इंडिपेंडेंट होना चाहिए, चेयरपर्सन क्या होना चाहिए? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए उस कमेटी का। एसआरसी बोलता है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होना चाहिए, और भाई साहब आरएमसी बोलता है भाई साहब प्लीज बस डायरेक्टर को करा दो, हम कुछ नहीं मांगेंगे। मतलब देखो ना, स्टैंडर्ड गिरता जा रहा है। जैसे कमेटी की इंपॉर्टेंस, मतलब इंपॉर्टेंस भी नहीं बोल सकते, कमेटी में जो जिस टाइप का कंपोजिशन चाहिए वो कम होता गया, उसके हिसाब से डायरेक्टर भी। पहले बोलो इंडिपेंडेंट चाहिए, फिर एसआरसी आ गए, नॉन एग्जीक्यूटिव भी चल जाएगा, फिर आरएमसी आ गई, डायरेक्टर भी चल जाएगा। अब एक्स्ट्रा कुछ पॉइंट है, ऑलमोस्ट सेम है कंपनीज एक्ट जैसा, बट थोड़े मोटे चेंजेस है। सुनो, कंपनीज एक्ट बोलता है मेजॉरिटी मेंबर्स इंक्लूडिंग चेयरपर्सन क्या होने चाहिए? फाइनेंशियल लिटरेट। यहाँ पे बोल रहे सबके सब फाइनेंशियल लिटरेट होने। फाइनेंशियल लिटरेट मैंने बता दिया क्या होता है, आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ने आते हैं। और
उनमें से एक बंदा कम से कम एक्सपर्ट होना चाहिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट और अकाउंटिंग का, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग का भाई साहब वो एक्सपर्ट होना चाहिए। और एक छोटा एक्स्ट्रा पॉइंट है, बहुत से इसमें खोसा है मैंने क्योंकि डालना ही था इसे, सीएस जो होगा कंपनी सेक्रेटरी, वो ऑडिट कमेटी का सेक्रेटरी बोल के काम करेगा। ओके, हमने ऊपर पढ़ा ना टर्म्स ऑफ रेफरेंस में सेक्रेटरी, तो यहाँ पे ऑडिट कमेटी का सीएस पक्का, लॉ बोल रहा है सीएस को ही करना है। अब एनआरसी वगैरह में अगर कंपनी की मर्जी जो लगाना है लगा दे। सेम जो हमने कंपनीज एक्ट में पढ़ा, चेयरपर्सन भले ही वो ईडी है नेड है, ईडी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, नेट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है ऑफ बोर्ड मे बिकम मेंबर, वो मेंबर बन सकता है लेकिन चेयर नहीं कर सकता कमेटी को, बहुत सिंपल। और यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे भी कुछ नहीं। अब ऊपर तो पूरा ब्लैंक था, लेकिन ऊपर मैंने क्यों वहां पे वो कॉलम दिए मीटिंग और कोरम के, ऑल्दो कंपनीज एक्ट में नहीं था, ताकि दोनों को हम कंपेयर कर पाए। ये है एलओडीआर, वो है कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट में नहीं दिया है, यहाँ पे दिया है। सुनो क्या, मीटिंग भैया सेम जैसा हमारा बोर्ड मीटिंग में होना चाहिए वैसा यहाँ पे होना चाहिए। सर देखो कंपनीज एक्ट में क्या बोलते हैं बोर्ड मीटिंग का, 1 साल में 4 बार होनी चाहिए, 4 बार होगी, लेकिन 2 मीटिंग में 120 दिन से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। हाँ वो वाला यहाँ पे चिपकाओ। कोरम कितना होना चाहिए, 2 और 1/3 विचेवर है कंपनीज एक्ट जैसा। लेकिन जो यहाँ पे ये एक लाइन बोल दी उन्होंने, गंदगी मचा दी भाई साहब, 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रेजेंट होने चाहिए भाई साहब, ये पॉइंट ध्यान रखना। अब ये छोटा मोटा पॉइंट एक बोल रहे हैं, ये बोल रहे थोड़ा कम कर दो ना एनआरसी के केस में, 2 और 1/3 सॉरी ऊपर मीटिंग कितनी होनी चाहिए, साल में 1 लेनी है बस, 1 मीटिंग, उससे ज्यादा कुछ नहीं मांगेंगे, 1 मीटिंग दे दो हमको। 2 और 1/3 हायर जितना होगा उसका कोरम, मैंने कोरम कैसे कैलकुलेट किया था वो 174 के रिसेंट वीडियो में ही बताया था, जरूर देख लेना। 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रेजेंट होना चाहिए, 2 और 1/3, मान लो 2 डायरेक्टर हायर आ चुके हैं हमारे, 2 में से 1 भाई साहब इंडिपेंडेंट आना चाहिए। और मान लो ऑडिट कमेटी के केस में 2 हायर है, तो दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट होने चाहिए। एसआरसी के लिए कुछ बोलता है क्या लोडियार, क्या सर, साइलेंट है भाई साहब वो। आरएमसी की, और सॉरी यहाँ पे वंस लिखनी, मतलब मीटिंग एक बार करनी है। आरएमसी के केस में भाई साहब साल में 2 बार करो, और मैक्सिमम गैप 180 डेज। ये तो एकदम ही गूगली फेंक दी इन्होंने, क्यों, अरे कंपनीज एक्ट का भी अलग है, ये अलग है, यहाँ पे अलग ही दे दिया, क्योंकि ये तो है ही नहीं। 180 डेज से ज्यादा का गैप मत रखो यार, मतलब मैक्सिमम उतना रखो 2 मीटिंग के बीच में, 2 मीटिंग लेनी तो 180 डेज का गैप। बहुत सिंपल सा प्रोविजन है, 2 और 1/3 हायर, इतना मालूम है। लेकिन एंड 1 डायरेक्टर प्रेजेंट, सिर्फ एक डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट नहीं बोला, नॉन एग्जीक्यूटिव नहीं बोला, सिर्फ डायरेक्टर प्रेजेंस एट एजीएम, मतलब चेयरपर्सन जो अपनी कमेटी का है वो मीटिंग में आना चाहिए क्या, ऑडिट कमेटी का शैल बी प्रेजेंट, मतलब आना ही चाहिए। लॉ में लिखा है कि एनआरसी का आ सकता है मे बी प्रेजेंट, और जो हमारे एसआरसी है उसका शैल बी प्रेजेंट। भाई साहब क्यों आना चाहिए, अरे वापस सिक्योरिटी होल्डर्स आएंगे ना एजीएम में, तेरे को बताना पड़ेगा। ऑडिट कमेटी भाई साहब तुमको भी अकाउंट्स वगैरह कुछ पूछा तो बताना पड़ेगा ऐसा क्यों है करके। फिर फाइनली यहाँ पे साइलेंट है, लेकिन आरएमसी का आ सकता है क्या, भाई साहब क्यों नहीं आ सकता, आ सकता है। डिस्क्लोजर इन एनुअल रिपोर्ट, ये रेगुलेशन में नहीं था, ये है शेड्यूल में लिखा हुआ था, लेकिन बस पता होना चाहिए, ये भी पढ़ेंगे अपन, लेकिन अभी के अभी नहीं। जस्ट अ सेकेंड, सॉरी कॉल आ गया था। डिस्क्लोजर इन एनुअल रिपोर्ट, एनुअल क्या होता है, एनुअल रिपोर्ट शेड्यूल 5 जो आपके एलओडीआर में शेड्यूल्स है, उसका शेड्यूल 5 उसके पार्ट सी में सबके बारे में, सबके थोड़े थोड़े दिए हुए डिस्क्लोजर क्या करना है। टर्म्स ऑफ रेफरेंस भाई साहब, टर्म्स ऑफ रेफरेंस मतलब रूल या फंक्शन क्या है वो कहाँ पे दिया है, शेड्यूल 2 के पार्ट सी में। ऑडिट कमेटी के बारे में, मतलब ऑडिट कमेटी का देखो शेड्यूल 2 पार्ट सी, और बाकी तीनों कमेटी शेड्यूल 2 पार्ट डी में। मतलब ऑडिट कमेटी को पार्ट सी अपने के लिए मिल रहा है, अकेले अकेले के लिए, और तीनों बेचारों को एक ही इसमें पार्टी में कोम दिया है। देखो पेनल्टी, एलओडीआर कुछ नहीं बोलता भाई साहब, एलओडीआर में लिखा ही नहीं उसके बारे में कुछ, ओके साइलेंट है। अब अपन जाके देखते हैं, हम लोग जाके देखेंगे डिस्क्लोजर इन एनुअल रिपोर्ट जो ने बोला है कहा है। ओके ये देखो शेड्यूल 5 एनुअल रिपोर्ट का, लेट मी फाइंड इट फॉर यू गाइस। ये यहाँ पे ये है पार्ट सी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट, मतलब जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का देना पड़ता है, एक सेक्शन ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, उसमें आपका डिस्क्लोजर आता है। जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में एक आता है एनुअल रिपोर्ट में, एनुअल रिपोर्ट
उसके अंदर कॉर्पोरेट गवर्नेंस की रिपोर्ट देनी पड़ती है, उसके अंदर आपको ऑडिट कमेटी वगैरह के बारे में बताना पड़ता है। क्या देखो, ऑडिट कमेटी का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ टर्म्स ऑफ रेफरेंस, कंपोजिशन, नेम, मेंबर, मीटिंग एंड अटेंडेंस ड्यूरिंग द ईयर। एनआरसी का क्या देखना है, ऑलमोस्ट सेम चीज़ है, एसआरसी का ऑलमोस्ट सेम चीज़ है, बस छोटी मोटी उनके काम के हिसाब से अलग, जैसे परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन क्राइटेरिया फॉर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, नंबर ऑफ शेयर होल्डर कंप्लेंट्स रिसीव ड्यूरिंग द ईयर एटसेट्रा, और कुछ और चीज़ें, नंबर ऑफ कंप्लेंट जो सॉल्व नहीं हुई, नंबर ऑफ पेंडिंग कंप्लेंट। रिस्क मैनेजमेंट के केस में देखो, टर्म्स ऑफ रेफरेंस बताओ, कंपोजिशन के बारे में बताओ, चेयरपर्सन के बारे में बताओ, मेंबर के बारे में बताओ, मीटिंग एंड अटेंडेंस कितनी थी वो सब बताओ। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। ओके, तो अब देखते हैं आगे। आई थिंक हम शेड्यूल 2 भी देख ही लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड। शेड्यूल 2 शेड्यूल 2 शेड्यूल 2 शेड्यूल 2 थोड़ा टाइम लग सकता है ढूंढने के लिए, तो मैं आपके लिए वीडियो रुका के देख के आता हूँ। ये लो, निकाल लिया आपके लिए पार्ट सी। मैं आपको बस स्क्रीन पे दिखाने वाला हूँ, पढ़ लेना खुद से। ऑलमोस्ट आपको इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स कंपनीज एक्ट में दिए थे और सेम मिल जाएंगे, और एलओडीआर सिंस ज़्यादा बात करेगा उसके बारे में तो उसमें ज़्यादा पॉइंट्स दिए। ओके, फुल एकदम अभी लेटेस्ट ही डाउनलोड किया है तो कुछ गड़बड़ भी नहीं होगी इसमें। ये एनआरसी का चल रहा है, अभी एसआरसी का आ चुका है, एसआरसी का देख लो, अब आरएमसी का देख लो। आरएमसी की पॉइंट्स हो गए, इतना ही था। लेट मी इसको हटाने दो, ये निकाल के रखा था मैंने बट इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स यहाँ पे जो दिए गए आपके वो उस चार्ट में आ चुके हैं, ऑलमोस्ट सभी आ चुका है, ऑलमोस्ट सभी। बस एक दो छोटे मोटे पॉइंट्स थे आरएमसी के, वो नहीं लिए बस, क्योंकि वो थियरी जैसा हमने ऑलरेडी देखा था वहाँ जैसा है। अब कुछ और प्रोविजंस देखते हैं, ऑडिट कमेटी वाले पार्ट में भी दिया है, यस ओके, वो भी आके देखेंगे। एक होता है विजिल मैकेनिज्म। विजिल मैकेनिज्म को ही हम बोलते हैं विसल ब्लोइंग मैकेनिज्म, विसल ब्लोइंग मैकेनिज्म मतलब सीटी बजाने वाला मैकेनिज्म। सीटी एज इन वो वाली सीटी नहीं, कुछ गड़बड़ है कंपनी में तो उसके बारे में रिपोर्टिंग करना। तो कंपनीज एक्ट में भी विजिल मैकेनिज्म है, एलओडीआर में भी। कंपनीज एक्ट में 177(9) और 10 में मतलब ऑडिट कमेटी के ही इसमें दिया है, और विजिल मैकेनिज्म में रेगुलेशन 22, मतलब आरएमसी के जस्ट बाद में कौन सा है, रेगुलेशन 22। ओके, तो देखते हैं अपन थोड़ा थोड़ा इधर। देखो ये वाला पार्ट, और इसमें मुझे निकालना पड़ेगा जिससे सेकेंड, बहुत ही छोटा सा, देखो नजर भी नहीं आएगा आपको। ओके, यहाँ पे देख लेना, हर लिस्टेड कंपनी और सच क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनी जो प्रिस्क्राइब्ड है शैल एस्टैब्लिश अ विजिल मैकेनिज्म फॉर डायरेक्टर एंड एम्प्लॉय टू रिपोर्ट जेन्युइन कंसर्न इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब। देखो तो बहुत सिंपल है, लिस्टेड एंटिटी यानी सॉरी लिस्टेड कंपनी और प्रिस्क्राइब्ड कंपनीज। प्रिस्क्राइब्ड कंपनीज यानी कोई भी कंपनी, ये रूल की बात है, रूल 7 में आप एमबीपी रूल के रूल 7 में जाओगे तो दिया है, रूल 7 बोलता है कंपनी जो भी पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, कोई भी कंपनी जो पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, या फिर कंपनी जिसने बोरो किया है पब्लिक से, सॉरी बोरो किया है फ्रॉम बैंक और पीएफआई 50 करोड़ से ज़्यादा, उसको क्या करना है, विजिल मैकेनिज्म एस्टैब्लिश करना है कंपनी में। विजिल मैकेनिज्म में क्या होगा सुनो, जो डायरेक्टर्स और एम्प्लॉयज होंगे कंपनी के, जो डायरेक्टर्स एंड एम्प्लॉयज होंगे वो रिपोर्ट करेंगे जेन्युइन कंसर्न्स। भाई साहब हमको लग रहा है वो बंदा जो है ना कंपनी में गड़बड़िया कर रहा है, तो उसके बारे में कुछ एक्शंस लो आप, ऐसे काइंड ऑफ। तो इन सच मैनर एज में भी प्रिस्क्राइब, भाई साहब रूल 7 में बहुत सारी चीज़ें दी गई है कि कैसे करना है, विजिल मैकेनिज्म करना है। जो एलओडीआर में कुछ पॉइंट्स दिए यहाँ पे भी दिए कि ऑलमोस्ट आपको यहाँ दिख ही जाएगा, आप रूल 7 में जाके खुद भी देख सकते हो, कोई ज़्यादा खास पॉइंट्स नहीं, नॉर्मल थियरी इसी को, लेकिन उस रूल को ही सम अप करना है तो ये वाले सबसेक्शन में देख सकते हो आप 10 में। विजिल मैकेनिज्म शैल प्रोवाइड फॉर एडिक्वेट सेफगार्ड अगेंस्ट विक्टिमाइजेशन ऑफ पर्सन। भाई साहब जस्ट बिकॉज आपने मेरे हाथ में डंडा दिया है और आप बोलोगे कि मैं किसी हट्टे कट्टे आदमी के सर पे मार सकता हूँ, डजेंट मीन कि मैं लेके मारूंगा। सुनो क्यों भाई साहब, वो बंदा मेरे पे वापस आके मारेगा मुझे, है कि नहीं,
बहुत ही घटिया एग्जाम्पल था, लेकिन आप समझ चुके होंगे, आपका ध्यान खींचने के लिए ऐसे घटिया भी एग्जाम्पल देने पड़ते हैं। तो सुनो, तो ऐसे केस में वो बोले तू जाके उसको मार के आ, लेकिन वो अगर तुझे मारने आया तो हम तेरी ढाल बन के खड़े हो जाएंगे। तो उस केस में थोड़ी इच्छा तो होगी मारने की। ओके, तो एडिक्वेट सेफगार्ड अगेंस्ट विक्टिमाइजेशन ऑफ पर्सन, मतलब मैंने उसके बारे में कुछ बोल दिया डायरेक्टर के बारे में कि वो डायरेक्टर देखो ऐसे ऐसे काम कर रहा है कंपनी में, डायरेक्टर को पता चला अच्छा तू है क्या मेरे बारे में ऐसे बात करने वाला, और फिर इसके साथ बुरा होगा जिसने कंप्लेंट की, ऐसा ना हो इसलिए कुछ सेफगार्ड रखो। फॉर एग्जांपल सेफगार्ड, जिसने ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है, जिसने विसल ब्लो किया है, उसकी आइडेंटिटी सीक्रेट रखो। पता चलने के बाद उसको उनसे मतलब आइडेंटिटी सीक्रेट रखना इज द बिगेस्ट थिंग। पता ही नहीं किसने किया है तो किसके ऊपर हाथ उठाओगे भाई साहब आप। ओके, who use such mechanism, मतलब जो ये करते हैं, और एंड सॉरी मेक प्रोविजन फॉर डायरेक्ट एक्सेस टू चेयरपर्सन ऑफ ऑडिट कमिटी इन एक्सेप्शनल केसेस। भाई सब सुनो, और यहाँ पे आप लिख सकते हो रूल के हिसाब से बोर्ड। सुनो, अगर किसी कंपनी को, ये सुनो ये वाला पार्ट ना कंपलसरी है, किसी कंपनी को मान लो ऑडिट कमिटी अपॉइंट नहीं करने की, लेकिन वो पब्लिक डिपॉजिट करता है एक्सेप्ट लोगों से, तो उसको विजिल मैकेनिज्म तो करना पड़ेगा बोर्ड के लिए। अब सुनो, ऑडिट कमेटी नहीं कर रही तो कौन करेगा, तो बोर्ड क्या करेगा, रूल के हिसाब से बात कर रहे हो, बोर्ड एक डायरेक्टर को निकालेगा अपने में से, बेटे तू संभालिए विजिल मैकेनिज्म का काम, बहुत सिंपल। लेकिन मान लो कभी कभी बहुत ऐसा हो सकता है कि मैं उस बंदे पे भरोसा नहीं करता जिस बंदे को आपने वहाँ पे रखा है, कि इसको आप ना आके विजिल मैकेनिज्म की जो भी कंप्लेंट्स है आप इसको दे दो, मेरे को इस बंदे पे शक है भाई साहब कि अगर मैंने इसको बताई है उस बंदे से मिला हुआ हो सकता है, तो आप बहुत एक्सेप्शनल केसेस पे ऑडिट कमेटी के चेयरपर्सन से जाके डायरेक्टली बोल सकते हो, ये सुनो ना मैं आपको बताऊंगा, आप इस पे कुछ करो। एक्सेप्शनल केसेस, प्रोवाइडेड दैट डिटेल्स ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मैकेनिज्म शैल बी डिस्क्लोज ऑन वेबसाइट एंड बोर्ड रिपोर्ट। कंपनी की वेबसाइट पे और बोर्ड रिपोर्ट में विजिल मैकेनिज्म की डिटेल्स देनी है भाई साहब, हमारे पास है करके। और एलओडीआर में भाई साहब 2 ही पॉइंट है ऑलमोस्ट सेम, कि कंपनी में क्या होना चाहिए, विजिल मैकेनिज्म विसल ब्लोअर पॉलिसी एक ही चीज़ होनी चाहिए उनको रिपोर्ट करने के लिए, सेफगार्ड देना है विक्टिमाइजेशन से, एंड चेयरपर्सन ऑफ ऑडिट कमेटी को एक्सेप्शनल केसेस में डायरेक्ट एक्सेस देना है। इस केस में आप ये नहीं बोल सकते कि अगर ऑडिट कमेटी नहीं है तो बोर्ड को कर सकते, अरे एलओडीआर है भाई साहब, लिस्टेड कंपनी पे लगता है, लिस्टेड कंपनी को तो किसी भी हालत में ऑडिट कमेटी होनी चाहिए, तो यहाँ पे ऑप्शन में बोर्ड नहीं लिखना। ओके, बहुत ही ज़्यादा सिंपल। अब फाइनली इस लेक्चर को कंक्लूड करते हो, हर किसी के लिए ये वाला पॉइंट काम का नहीं होगा, बट जनरली आपको बस पता होना चाहिए तो डाल दिया है कि सुनो, अब लॉ के बेसिस पे 2 टाइप की कमेटी होती है, मैंडेटरी कमेटी और नॉन मैंडेटरी कमेटी। मैंडेटरी मतलब जिसको लॉ बोलता है कि बनाना ही पड़ेगा, नॉन मैंडेटरी मतलब जिस पे लॉ अपना मुंह नहीं खोलता, मतलब करना है तो करो लेकिन हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, तो कर भी सकते हो, नहीं भी करना है तो सुनो, या फिर इसको वॉलंटरी कमिटीज भी बोल सकते हो, खुद से बना रहे हो। कंपनीज एक्ट के हिसाब से ऑडिट कमेटी, एनआरसी, एसआरसी, सीएसआर कमेटी। एलओडीआर के हिसाब से ऑडिट कमेटी, एनआरसी, एसआरसी, आरएमसी, ये बनानी। नॉन मैंडेटरी में कॉर्पोरेट गवर्नेंस की कमेटी, रेगुलेटरी कंप्लायंस गवर्नमेंट अफेयर्स कमेटी, साइंस टेक्नोलॉजी एंड सस्टेनेबिलिटी कमेटी, कस्टमर सर्विस कमेटी, फ्रॉड मॉनिटरिंग कमेटी, आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कमेटी, परफॉर्मेंस अप्रेजल रिव्यू कमेटी, क्रेडिट कमेटी, एथिक्स कमेटी। सॉरी इतने फास्ट क्यों बोला, बस नाम है, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, बट समझ लेना कि ऐसे टाइप्स की बहुत कमेटी थी। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल अच्छा है, मैं लिस्टेड एंटिटी नहीं हूँ, मेरी कोई कंपनी है, सादी कंपनी, उसको ऑडिट कमेटी बनानी है लेकिन वो थ्रेशोल्ड में नहीं आता, मैंने खुद से अपनी वॉलंटरीली ऑडिट कमेटी बना दी, तो क्या होगी, मैंडेटरी या नॉन मैंडेटरी, सिंपल। ओके, अब बस अपन एक छोटा सा काम करेंगे हम लोग, ये जो हमने इतना बड़ा पढ़ा है इसको एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं, एकदम आपको फ्रेश हो जाना चाहिए माइंड में। तो देखो थ्रेशोल्ड है, एनआरसी ऑडिट कमेटी के लिए कि 10, 50, 100 पेड अप शेयर कैपिटल, 10 बोरोइंग 50 से ज़्यादा, टर्नओवर 100 या उससे ज़्यादा। एसआरसी में 1000 या उससे ज़्यादा के स्टेक होल्डर एट एनी पॉइंट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल सिक्योरिटी होल्डर। सीएसआर कमेटी 5, 500, 1000, नेट प्रॉफिट 5, नेटवर्थ 500, टर्नओवर 1000। टर्नओवर हमेशा याद रखना, टर्नओवर हाईएस्ट होता है, तीनों लिमिट दिए तो टर्नओवर हाईएस्ट होगा। कितने मेंबर्स होने चाहिए, हर जगह पे 3, लेकिन एसआरसी के केस में जैसा बोर्ड बोले, लेकिन एनआरसी में सुनो 3 क्या होने चाहिए, नॉन एग्जीक्यूटिव तीनों की तीनों, मतलब 3 से ज्यादा भी कर रहे हो तो सब नॉन एग्जीक्यूटिव होने चाहिए। ओके, फिर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 50% से ज्यादा, जस्ट सेकंड, ओके जल्दी से। अभी कंपोजिशन में
हो चुका है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भाई साहब ऑडिट कमेटी के केस में मेजॉरिटी होनी चाहिए, सेक्शन 8 कंपनी को वैसा कुछ नहीं करने का। फिर एनआरसी के केस में 50% से ज्यादा, एसआरसी कुछ नहीं बोलता, सीएसआर कमेटी में एक इंडिपेंडेंट होना चाहिए। एनआरसी और एसआरसी के प्रोविजन सेक्शन 8 कंपनी को कुछ भी नहीं लगता, बनाने की जरूरत नहीं। चेयरपर्सन का कुछ नहीं बोल रहे, एसआरसी बोल रहा है नेड होना चाहिए, यानी सीएसआर पे तो कुछ बोल ही नहीं रहे। एक्स्ट्रास में हमने बोला कि मेजॉरिटी इंक्लूडिंग चेयरपर्सन फाइनेंशियल लिटरेट होना चाहिए। एनआरसी में बोलते हैं चेयरपर्सन एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव कुछ भी हो सकता है, वो मेंबर बन सकता है एनआरसी का, लेकिन चेयरपर्सन नहीं बन सकता। सीएसआर कमेटी में बोल रहे प्राइवेट कंपनी जिसकी कोई कंपनी जिसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ना हो, या फिर कोई फॉरेन कंपनी, अगर उनकी सॉरी प्राइवेट कंपनी में सिर्फ 2 डायरेक्टर हो, ऐसे केस में कंपोजिशन सिर्फ 2 का चलता है, हमको 2 से ज्यादा करने की जरूरत नहीं है अगर आपकी मर्जी जैसा चाहो वैसा। फिर प्रेजेंस एट चेयरपर्सन, प्रेजेंस ऑफ चेयर एट एजीएम। ऑडिट कमेटी और एसआरसी सॉरी ऑडिट कमेटी और सीएसआर जो बैठते हैं, एनआरसी एसआरसी बोल रहे हैं कि अटेंड करना है, नहीं कर पा रहे हो तो किसी को ऑथराइज करो। बोर्ड रिपोर्ट में भाई साहब ऑडिट कमेटी में बोलना है कंपोजिशन और रिकमेंडेशन जो बोर्ड ने मना की है विद रीजंस। एनआरसी के केस में रेम्यूनरेशन पॉलिसी चेंजेस और उसका वेब एड्रेस। फिर एसआरसी के केस में चुप 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 चुप। सीएसआर के केस में फेलियर टू स्पेंड सीएसआर, एनुअल रिपोर्ट ऑन सीएसआर, सीएसआर पॉलिसी ये बताना है। फिर हमने टर्म्स ऑफ रेफरेंस देखे थे थोड़े बहुत, पेनल्टी तीनों को सेम है और सीएसआर में अलग है। बहुत जल्दी जल्दी कर रहे हैं हम क्योंकि एक ही बार में एक छोटा सा रिवीजन। एलओडीआर के केस में भैया 18, 19, 20, 21। 18 ऑडिट कमेटी, 19 एनआरसी, 20 एसआरसी, 21 आरएमसी। उधर के केस में क्या था 177, 178, आधा इधर और 135। ओके आगे बढ़ते अपन। हर लिस्टेड कंपनी को ऑडिट कमेटी एनआरसी एसआरसी करना है, लेकिन आरएमसी सिर्फ उन टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटी को करना है। टॉप 1000 एज इन मार्केट कैप के हिसाब से, ये मैंने पहले नहीं बताया था, अभी बताते हैं। कंपोजिशन में ध्यान रखना 3 डायरेक्टर 3 मेंबर। सुनो, ऑडिट कमेटी में तीनों डायरेक्टर होने चाहिए, एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव चलता है। एनआरसी में सबके सब नॉन एग्जीक्यूटिव होने चाहिए। आरएमसी में 3 मेंबर्स होने चाहिए। और एक बात याद रखना, जो चेयरपर्सन है वो डायरेक्टर होने चाहिए, बाकी के लोग जो है वो, और मेजॉरिटी डायरेक्टर होने चाहिए, बाकी के लोग सीनियर एग्जीक्यूटिव एज अ मेंबर बन सकते हैं। इंडिपेंडेंट का प्रोविजन क्या है वैसा 2/3 इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ऑडिट कमेटी केस में एसआर है तो सबके सब क्या होने चाहिए, इंडिपेंडेंट होने चाहिए। अब आते हैं एसआरसी और आरएमसी में भाई साहब सुनो, एक इंडिपेंडेंट बंदा होना चाहिए। एसआर है तो 2/3 इंडिपेंडेंट होना चाहिए। चेयरपर्सन इंडिपेंडेंट नेड डायरेक्टर, ऑडिट कमेटी एनआरसी एसआरसी और आरएमसी के हिसाब से। फिर एक्स्ट्राज में बहुत सिंपल सा पॉइंट, फाइनेंशियल लिटरेट सबके सब होने चाहिए, एक एक्सपर्ट बंदा होना चाहिए, सीएस सेक्रेटरी होगा अपने ऑडिट कमेटी का। जो एनआरसी में हमने पॉइंट पढ़ा वो सेम कंपनीज एक्ट का था, बाकी साइलेंट। मीटिंग के प्रोविजन सुना है सब सेम, जो बोर्ड मीटिंग कंपनीज एक्ट में बताया जाता है। 173 वाला मेरे 2 वीडियो पहले वाला एक वीडियो था, वो जरूर देख लेना, समझ जाओगे। क्या एक साल में 4 मीटिंग, 120 दिन का गैप 2 मीटिंग में होना चाहिए। 2 मीटिंग में 120 दिन से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। कोरम 2 या 1/3 विचएवर इज हायर एंड 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रेजेंट। एनआरसी के लिए एक साल में एक बार कर लो, 2 और 1/3 विचएवर इज हायर का कोरम रखो और उसमें एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को रखा हो। फिर मीटिंग कितनी होनी चाहिए भाई साहब, एसआरसी की एक कोरम नहीं बताया गया। आरएमसी के लिए 2 साल में 2 बार लो, मैक्सिमम गैप 180 दिन का, 2 और 1/3 विचएवर इज हायर एंड एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सॉरी एक सिर्फ डायरेक्टर को रखो। अब चेयरपर्सन को मीटिंग में आना है कि नहीं, ऑडिट कमेटी में आना है, एनआरसी आ सकता है, एसआरसी आना ही है, और यहाँ पे चुप आरएमसी। डिस्क्लोजर इन एनुअल रिपोर्ट शेड्यूल 5 पार्ट सी, शेड्यूल 5 पार्ट सी, शेड्यूल 5 पार्ट सी, शेड्यूल 5 पार्ट सी। टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी रोल और फंक्शन उनके कहाँ पे दिए गए, रोल या फंक्शन सिंपल भाषा में। शेड्यूल 2 पार्ट सी ऑडिट कमेटी और शेड्यूल 2 पार्ट डी फॉर रेस्ट ऑफ द कमेटी। पेनल्टी कुछ दिए क्या, नहीं। विजिल मैकेनिज्म की प्रोविजन कहाँ पे दी है, 177, 9 और 10 में विजिल मैकेनिज्म कंपनीज एक्ट में दिया है, और विजिल मैकेनिज्म रेगुलेशन 22 एलओडीआर में भी दिया है। दैट्स इट। आई होप आपको ये वाली रिविजन बहुत सही लगी। लाइक हमने बहुत अच्छे से इतना सब कुछ कर लिया है बहुत कम पीरियड में। इसको आप बार बार भी देख सकते हो एंड आई रियली होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आएगा। बोर्ड कमिटीज का एक बेसिक आइडिया मिला है, उसके बाद में जो एक्ट है उसके अंदर के प्रोविजन भी आपको बहुत अच्छे से समझे होंगे। आपको नोटिफिकेशन वाला भी एक पॉइंट बता दिया है मैंने, वैसे तो 2 बताए थे, वो एक उधर गवर्नमेंट कंपनी का बताया था। सो एनीवेज ज़रूर अच्छे से प्रैक्टिस करना है इस सब की। बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो, मज़े में रहो एंड मिलते हैं अगले लेक्चर में।